जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए डेली टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए। एनटीपीसी जो अब एग्ज़ाम आपका 5 तारीख से होने वाला उसके लिए 5 तारीख से लेके आपका 23 तारीख या 24 तारीख तक जो भी है उसके लिए। और साथ ही साथ अब तो देखेंगे कि आप 71th का नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसमें टोटल कितने पोस्ट दिए गए हैं? उसमें 1250 पोस्ट दिए गए हैं। उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो घटना चक्र से इसमें दिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये आपका ऐसा टेस्ट सीरीज है जो आप सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे भी बिहार दरोगा देने वाले हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं और वो आपका जो बीपीएससी आएगा 71th आ गया है वो देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये डेली बेसिस पे कराया जाता है, ठीक है। आपको डेली अपने रूटीन में से मात्र 15 मिनट इस वीडियो को देना है। उसमें कम से कम आपका जो 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं, 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि आप करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है। साथ ही बाकी सारा आपका जो जीके जीएस का वो पोर्सन है। तो सोचिए कि आप अगर डेली 10-15 मिनट आप देते हैं और डेली देंगे, अब इससे एग्ज़ाम मान लीजिए आपका एनटीपीसी मान लीजिए तो कुछ दिन में चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका भी लास्ट में है उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट होगा और जिनका जो दरोगा के लिए उनके लिए बेनिफिट तो है ही। और जो बच्चे 71th देंगे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये जान लीजिए ये डेली टेस्ट सीरीज़ है, ये डेली होता है। यानी कि सिर्फ संडे को आपको इसका वीडियो नहीं मिलता है, लेकिन बाकी दिन वीडियो आपको इसको मिलेगा, ठीक है। मंडे को भी नहीं मिलता है क्योंकि संडे को कोचिंग बंद होता है, तो मंडे को वीडियो जो अपलोड किया जाता है इसका पीडीएफ, ठीक है। तो इसका आंसर इसका वीडियो आपको ट्यूसडे को मिलेगा। लेकिन डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इससे जान लीजिए कि ये आप डेली से आप लगाइएगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे टेस्ट है और ये आपका जीके जीएस कवर कराता है, करंट अफेयर्स कवर कराता है, ठीक है। और 71 बीपीएससी को जिनको भी जाकर अपना टेस्ट सीरीज में लेना है, यानी कि 71 का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप 71 के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो चैनल पे जो है, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे 71 बीपीएससी के लिए आपको ग्रुप चलाया जा रहा है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। उसके लिए आपको एक फ़ीस देना होगा, ठीक है। तो जाकर टेलीग्राम पर जाइए, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? देखिए यहाँ पे करंट अफेयर स्टार्ट हो गया ना, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है। टोटल कितने भाषा भी हो गए? 11, ठीक है। इसी को ध्यान में रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, हाल ही में हिंदी के क्षेत्र में 34वां व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सूर्यवाला को, ठीक है। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे नवाजा गया है? आंसर हो जाएगा आपका दीपक कुमार शर्मा को, ठीक है, भास्कर चरितम के लिए। आगे देखेंगे। 4th सतत विकास सूचकांक 2024 किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सही युग्म क्या है? आंसर हो जाएगा, राज्य हो जाएगा केरल और आपका केंद्र शासित हो जाएगा आपका चंडीगढ़। आगे है, सन 2024 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आंसर हो जाएगा आपका मनु भाकर, डी कुकेश और प्रवीण कुमार हो जाएगा और हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगी, ठीक है। आगे है, हाल ही में समान श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा आपके लिए मनु भाकर। आगे है, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है? आंसर हो जाएगा 25.17%। आगे है, हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कहाँ पे? कन्याकुमारी में, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, तमिलनाडु हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य क्या है? आंसर हो जाएगा महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। आगे है, हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। आगे है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत महोत्सव। आगे है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि हैदराबाद। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य यूटी में भारत सरकार का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम।
आगे है, हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर, यहाँ पार्टनर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्पेशल पार्टनर के रूप में घोषित किया है। आंसर हो जाएगा आपका पीएनबी बैंक। आगे है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल डिवीजन स्थापित किया है। आंसर हो जाएगा आपका जम्मू। ये एनटीपीसी वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख के जाइएगा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। आंसर हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य बना। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा आंसर? छत्तीसगढ़। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी कि ONOS योजना शुरू की। इसका संबंध किस क्षेत्र से? आंसर हो जाएगा शिक्षक और आपका छात्र से। आगे है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड यानी कि हल्द्वानी में ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है। आंसर हो जाएगा महाभारत वाटिका। एक और चीज़ जान लीजिए, रामायण वाटिका, सीता वाटिका, कृष्णा वाटिका और महाभारत वाटिका कहाँ पे है? सब आपको उत्तराखंड में ही है। आगे है, हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर यानी कि वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन बना? आंसर हो जाएगा आपका एयर इंडिया। आगे है, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित करने के नेटवर्क वाला देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए इंडोनेशिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा, गलती है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से कौन सा संबंधित है? आंसर हो जाएगा हेस्टिंग, बाकी सही है। हेक्टर मुनरो हो जाएगा बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा आपका आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे है, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर दिया जाएगा यहाँ पे सी यानी कि पहला का आपका 4 यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका एक्स-ला-शापेल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका पेरिस की संधि से, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका 3 यानी कि अनिर्णायक युद्ध रहा, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये आपका रहा ब्रिटिश की हार हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी आंसर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 25 की ओर, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया। आंसर हो जाएगा सर आयरकोट ने। आगे निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? कौन सा सही है? आंसर देख लेते हैं 26 का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका उपयुक्त में से सभी सही थे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ भी सही है। व्यक्त सिद्धांत की नीति है लॉर्ड डलहौजी, वहाँ पे 2 आंसर था, वो भी आपका सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे तीसरा वाला सत्य है क्या है? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, इस कारण से हार गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है? आंसर हो जाएगा 4th वाला। क्या है आंसर? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच? टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया, मारा गया, ठीक है। मारा मतलब कि बेचारा मारा गया, ठीक है। आगे है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया। आंसर हो जाएगा सर आयरकोट, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। आगे है, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का गवर्नर था? आंसर हो जाएगा आपके लिए बेंसीटाट। आगे है, अंग्रेजों ने किस नवाब से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के साथ निजामत यानी कि सूबेदारी प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। आगे है, डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर हो जाएगा 3। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही आपको बताना है। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया, सही है। डलहौजी ने गोद देने की प्रथा को अमान्य किया, किसने? डलहौजी ने। आगे है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 36 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम क्या है? तो पहले आंसर देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि पहला हो जाएगा हैदराबाद 1798 में, दूसरा है मैसूर 1799 में, अवध हो जाएगा 1801 में, और आपका सिंधिया हो जाएगा 1804 में। आगे है, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स से। आगे है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1757 के प्लासी के युद्ध से। आगे है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही क्या है? आंसर हो जाएगा वाणिज्य पूंजीवाद चरण हो जाएगा 1757 से लेकर 1813, औद्योगिक पूंजीवाद चरण हो जाएगा 1813 से लेकर 58,
वित्तीय पूंजीवाद हो जाएगा आपका 1858 से लेकर 1947। यहाँ पे सारे सही दिए गए हैं। आगे है, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई है? आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। रेलवे का विकास किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? आंसर हो जाएगा औद्योगिक चरण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? यहाँ पे पूछा कथन कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, क्योंकि पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज बिछाई गई, गलत है। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड हार्डिंग के काल में, दोनों गलत है। आगे है 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि 1930 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका गलत दिया गया है। 44, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत एक प्रमुख कारण क्या था? आंसर हो जाएगा आपका लगान व्यवस्था में व्यापक असंगति, भू राजस्व में हानि का होना, बंगाल में आय आकलन यानी कि अकाल से। सभी यहाँ पे सही दिए गए हैं। आगे है, इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटाकर 1 वर्षीय कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1776 में। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ है 46 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? आंसर हो जाएगा 1793 में। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? आंसर हो जाएगा सभी कथन यहाँ पर सही है। क्या है? 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक सेकेंड, अंग्रेजों का यहाँ पे पूछा है, अंग्रेजों का साथ दिया था, सही है। पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई, ये भी आपका सही है। स्थायी बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका सही दिया गया। तीनों सही है यहाँ पे। 49, स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की? आंसर हो जाएगा R.C. दत्त ने। किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई? आंसर हो जाएगा वेल्बी समिति में। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। आंसर हो जाएगा रैयतवारी प्रथा। आगे, कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। आगे है, 1792 में रैयतवारी व्यवस्था को 12 महल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। 54 है, आपको मिलान करना है। आंसर हो जाएगा सी, स्थायी व्यवस्था 19%। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था 51% और महलवारी हो जाएगा 30%। आगे, निम्नलिखित में से धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सी कथन सही है? आंसर हो जाएगा आपका डी, इस सिद्धांत को चीन के साम्यवाद से उधार लिया गया था। आगे 56, मिलान करना है, सूचक को 2 से मिलान करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉनसवर। रैयतवारी व्यवस्था हो जाएगा कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एल्फिस्टन। महलवारी व्यवस्था हो जाएगा आपका होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बोर्ड। 57 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। आगे है 58, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों सही है। क्या है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तीनों आपके सही दिए गए। आगे है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। आगे है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सरण यानी कि रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। आगे है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। आंसर हो जाएगा उदारवादी। आगे है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। आगे है, किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने। आगे है, किस आयोग समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले में लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? 65 का आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, यानी कि वेल्बी आयोग ने। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा कोई नहीं, सभी सत्य है। देख लीजिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन यानी कि 1896 में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया, सही है। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है, ये भी आपका सही है। और आपका लास्ट वाला भी, धन निकासी का विरोध में अमृत बाजार पत्रिका ने विशेष योगदान दिया, ये भी आपका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के से दूतावास स्थापित किए? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। आगे है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विलियम ली वार्नर। रैयत वायु व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे कौन? आंसर हो जाएगा आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई, असम और कुर्ग, ठीक है, 3 नहीं थे। 70, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत होता है था? आंसर हो जाएगा 40%। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपनिवेशवाद के बारे में सही है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, सही है। आगे देखेंगे 72, 1600 में भारत के भू भाग का कितना भाग कृषि अधीन था? आंसर हो जाएगा 6ठा भाग। आगे है औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। आगे है अफ्रीका महाद्वीप को साम्राज्यवाद के समय किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा अंध महाद्वीप। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के एकीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं था? आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। ये हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।